आज के सत्र में हम कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण विषय के पाठ संयुक्त वाक्य के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, मैं विनय कुमार सिंह जेसीईआरटी रांची की ओर से इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत करता हूं। वाक्य के भेद, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद के अंतर्गत आप सरल वाक्य एवं मिश्र वाक्य पढ़ चुके हैं। आइए अब हम संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बना होता है। वे दो वाक्य दोनों साधारण वाक्य भी हो सकते हैं। एक साधारण वाक्य में एक मिश्र वाक्य या एक संयुक्त वाक्य भी जुड़ सकता है। दोनों के दोनों मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं, या एक मिश्र वाक्य एक संयुक्त वाक्य हो सकता है, या दोनों संयुक्त वाक्य भी हो सकते हैं। तो संयुक्त वाक्य का सीधा सीधा अर्थ, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त वाक्य। वाक्य जब संयुक्त हों, वाक्य जब जुड़े, तब वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं और प्रायः उन्हें, चूंकि एक संयुक्त वाक्य होता है, इसलिए संयुक्त वाक्य में जुड़े दोनों वाक्य समानाधिकरण उपवाक्य भी कहलाते हैं। तो आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। वह वाक्य जो दो प्रधान उपवाक्यों या ऐसे वाक्यों के संयुक्त करने से बनता है जिनका अपना अलग अलग अर्थ भी होता है। ये वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं एवं समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखिए। पहला, कोहली ने शतक लगाया और रोहित ने दोहरा शतक जड़ा। कोहली ने शतक लगाया, आप देख रहे हैं एक सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक विधेय है, लगाया। और रोहित ने दोहरा शतक जड़ा, यह भी एक सरल वाक्य है, लेकिन दोनों सरल वाक्यों को और समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जोड़ा गया है। इसीलिए यहाँ पर दो साधारण वाक्य, दो सरल वाक्य जुड़ने से एक संयुक्त वाक्य बना है। दूसरा उदाहरण देखिए। लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद हैं, इसीलिए प्रधानाध्यापक ने कहा कि शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद हैं, यह एक सरल वाक्य है, लेकिन इसके ठीक बाद एक समुच्चय बोधक अव्यय आया है, इसीलिए, और उसके बाद एक मिश्र वाक्य आ गया। क्या? प्रधानाध्यापक ने कहा कि शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाएंगे। मिश्र वाक्य वाले उदाहरण में आपने देखा होगा यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य वाला मिश्र वाक्य है। तीसरे उदाहरण को देखिए। निदेशक महोदय ने निर्णय लिया कि शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण करेंगे। अब यह एक मिश्र वाक्य है, साथ ही इसके बाद एवं समुच्चय बोधक अव्यय आया है और दूसरा मिश्र वाक्य पुनः इसमें जुड़ गया। क्या? दूरदर्शन ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षण विद्यार्थियों के हित में प्रसारित किया जाएगा। अब आपने देखा यहाँ दो मिश्र वाक्य एक साथ जुड़कर एक संयुक्त वाक्य बना रहे हैं और इन्हें जोड़ने वाला कौन है? एवं। चौथा उदाहरण देखिए। दिन में धूप खिली थी और रात में वर्षा हो रही है, एवं बिजली चमक रही है तथा बादल गरज रहे हैं। दिन में धूप खिली थी और रात में वर्षा हो रही है, यह दो साधारण वाक्यों से बना हुआ एक संयुक्त वाक्य है। इसके बाद एवं एक समुच्चय बोधक अव्यय है और इसके ठीक बाद दो साधारण वाक्यों से बना एक और संयुक्त वाक्य जुड़ा हुआ है। क्या? बिजली चमक रही है तथा बादल गरज रहे हैं। इस तरह इस उदाहरण में हमने देखा कि दो संयुक्त वाक्य एक साथ मिलकर के एक संयुक्त वाक्य बना रहे हैं। विद्या से ज्ञान बढ़ता है, समझ विकसित होती है, विचार क्षमता पैदा होती है और सम्मान प्राप्त होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं विद्या से ज्ञान बढ़ता है एक साधारण वाक्य है, समझ विकसित होती है दूसरा साधारण वाक्य है, विचार क्षमता पैदा होती है तीसरा साधारण वाक्य है, और इसके बाद और समुच्चय बोधक अव्यय आया और इस समुच्चय बोधक अव्यय के बाद सम्मान प्राप्त होता है, चौथा साधारण वाक्य आ गया। इस तरह चार साधारण वाक्य जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके बाद विद्या से ज्ञान बढ़ता है, आप देख रहे हैं कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है बल्कि क्या है? कॉमा है। समझ विकसित होती है, इसके बाद क्या है? कॉमा है। क्या? विचार क्षमता पैदा होती है, इसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय आया है, लेकिन यह पूरा का पूरा चार साधारण वाक्यों से जुड़ा हुआ बना हुआ एक संयुक्त वाक्य है। अब आप इन पांचों उदाहरणों के माध्यम से समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? कि एक संयुक्त वाक्य दो वाक्यों के जुड़ने से बनता है जिन्हें समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं, और इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है।
पहले उदाहरण में क वाले में दो सरल वाक्य जुड़ करके संयुक्त वाक्य बनाते हैं, दूसरे उदाहरण में एक सरल वाक्य और एक मिश्र वाक्य जुड़ करके, तीसरे उदाहरण में दोनों मिश्र वाक्य जुड़े हुए हैं और एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं, चौथे उदाहरण में दो संयुक्त वाक्य जुड़े हुए हैं और पांचवें उदाहरण में चार सरल वाक्य जुड़ करके एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह से आपने संयुक्त वाक्य समझा। अब आइए हम आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, आपने संयुक्त वाक्य को उदाहरण सहित समझा। अब यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखिए, मैंने लिखा है संकुचित संयुक्त वाक्य और अध्याहार। यह क्या है? तो पहले इस उदाहरण को देखिए। आपने संयुक्त वाक्य के पहले उदाहरण में क्या देखा था? कोहली ने शतक लगाया और रोहित ने दोहरा शतक लगाया जड़ा। जो भी क्रिया आप समझ लें। यहां हमने क्या लिखा है? कोहली ने शतक लगाया और रोहित ने दोहरा शतक। यहां पर क्रिया, यहां देखिए क्रिया नहीं है, खाली जगह है। ये क्यों खाली जगह रखा गया है? इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, आओ तो जाऊं। आओ के पहले तुम छिपा हुआ है, यहां पर तुम छिपा हुआ है, तुम आओ तो, और यहां पर मैं छिपा हुआ है, मैं जाऊं। लेकिन अर्थ स्पष्ट है, छिपा होने के बाद भी अर्थ स्पष्ट है। जैसे ही हमने कोहली ने शतक लगाया और रोहित ने दोहरा शतक, तो यह क्रिया ही यहां अर्थ प्रदान कर रही है। और यहां पर आओ और यहां पर जाऊं, ये दोनों क्रियाएं अपने साथ आओ तुम कर्ता और जाऊं मैं कर्ता को रखे हुए हैं और अर्थ को स्पष्ट कर रही हैं। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा किया गया है वाक्य में संक्षिप्तता लाने के लिए, ताकि अर्थ में गौरव आए, सुंदर लगे। अनावश्यक चीजों, ध्यान दीजिए मेरी बात को, जब भी वाक्य में अनावश्यक शब्दों को हटा दिया जाए लेकिन उससे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आए, अर्थ स्पष्ट हो, तो उसे अध्याहार कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अध्याहार। अध्याहार किसे कहते हैं? वाक्य में से अनावश्यक शब्दों को हटा देना, उसके बाद भी अर्थ स्पष्ट बना रहे, तो उस प्रक्रिया को अध्याहार कहते हैं। और उस प्रक्रिया के बाद बने संयुक्त वाक्य को संकुचित वाक्य कहते हैं। संकुचित हो गया ना, थोड़ा सा सिकुड़ गया ना वाक्य, एक क्रिया कम हो गई, यहां दो दो कर्ता कम हो गए, लेकिन अर्थ स्पष्ट है। तो इसीलिए इन वाक्यों को संकुचित वाक्य और इस प्रक्रिया को अध्याहार कहते हैं। विद्यार्थियों, अब आइए हम देखते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। आपके परीक्षा में प्रश्न का प्रारूप क्या होगा? आपसे वाक्य की, सरल वाक्य की, मिश्र वाक्य की या संयुक्त वाक्य की परिभाषा पूछ ली जाएगी और एक उदाहरण देने के लिए कह दिया जाएगा। दूसरा, जितने भी वाक्य हैं उनमें उद्देश्य और विधेय, वाक्य के ये दो अंग हैं। तो कोई भी वाक्य देकर आपसे उद्देश्य एवं विधेय छांटने को कह दिया जाएगा कि इस वाक्य में से, दिए गए वाक्य में से उद्देश्य एवं विधेय छांटकर लिखिए। तीसरे तरह का प्रश्न क्या हो सकता है? मिश्र वाक्य में संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हमने पढ़ाया आपको। मिश्र वाक्य में मिश्र वाक्य आश्रित उपवाक्यों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो आपसे परीक्षा में कोई एक मिश्र वाक्य दे करके कह दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि दिए गए वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांटकर लिखिए और उसका नाम भी लिखिए। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। चौथा प्रकार क्या हो सकता है? वाक्य की पहचान करना। तो दिए गए वाक्य की संरचना के आधार पर उसके भेद की पहचान कीजिए और भेद का नाम लिखिए। पांचवा और अंतिम प्रकार, वाक्य रूपांतरण करना। यही आपको समझना है और ध्यान देना है। अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वाक्य रूपांतरण, एक सरल वाक्य दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। एक मिश्र वाक्य दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा इसे संयुक्त वाक्य में बदलिए।
या एक संयुक्त वाक्य दे करके कह दिया जाएगा इसे मिश्र वाक्य में बदलिए, या संयुक्त वाक्य दे करके एक सरल वाक्य में बदलिए। मतलब तीनों वाक्यों में से कोई एक देकर और तीनों में से किसी एक में बदलने को आपसे कह दिया जाएगा। तो जब भी हम वाक्य रूपांतरण करते हैं, किसी भी वाक्य को बदलते हैं, तो मुख्य ध्यान रखने वाली चीजें क्या हैं? पहली चीज तो यह कि वाक्य का अर्थ, पहले वाक्य में जो अर्थ है, पहले वाक्य से जो विचार पूर्णता स्पष्ट हो रही है, जब हम वाक्य बदलेंगे तब भी वही विचार पूर्णता स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्य सरल से मिश्र या संयुक्त हो सकता है, लेकिन उसके अर्थ, उसकी विचार पूर्णता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यही ध्यान रखने की मूल बात है। रूपांतरण करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो बदलाव करते हैं, वाक्य में बदलाव करते हैं। कैसे बदलाव करते हैं? उसमें कुछ जोड़ते हैं या फिर उसमें से कुछ हटाते हैं, निकालते हैं। तो या तो कुछ जोड़ते हैं या कुछ हटाते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ कम करते हैं, और इस तरह से उस वाक्य में बदलाव करते हैं। वही बदलाव हमारा रूपांतरण कहलाता है। लेकिन ध्यान रखने की चीज यह है कि उस वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, सिर्फ वाक्य की संरचना बदलनी चाहिए। विद्यार्थियों, आइए अब हम वाक्य रचनांतरण, वाक्य रूपांतरण पढ़ते हैं। वाक्य को संरचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं वाक्य, आपने जाना। आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, आप जान गए हैं यह सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक विधेय है। मैंने पढ़ाया है, आप पढ़ चुके हैं इसे। परीक्षा में यह वाक्य देकर आपसे कह दिया जाए कि दिए गए वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे? आइए बदलते हैं इसको मिलकर के। विद्वान को सभी चाहते हैं, इसमें विद्वान को आप ध्यान दीजिए, यहां लिख रहा हूं मैं, जो विद्वान होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो विद्वान होते हैं। इस वाक्य को पढ़कर आप देखिए जरा, क्या विचार पूर्णता हुई? अर्थ स्पष्ट हुआ? अधूरा लग रहा है। जो विद्वान होते हैं, अधूरा लग रहा है। अब इसे पूरा करने के लिए यहां पर विधेय है होते हैं, लेकिन अधूरा है। इसे पूरा करने के लिए अब हम ले आते हैं उन्हें सभी चाहते हैं। अब देखिए, जो विद्वान होते हैं यह हमने लिखा था, लेकिन यह अधूरा लग रहा था, इससे विचार पूर्णता नहीं हो रही थी, इसीलिए इसे हम वाक्य नहीं कह सकते, यह उपवाक्य था। अब उसमें एक और प्रधान उपवाक्य हमने जोड़ दिया। प्रधान उपवाक्य क्यों? क्योंकि विधेय को यही पूरा कर रहा है। जो सरल वाक्य हमको दिया गया था उसका जो विधेय था, विधेय के कारण ही कोई वाक्य सरल वाक्य होता है, या कोई भी वाक्य विधेय के कारण ही वाक्य होता है। अगर उसमें विधेय और उद्देश्य नहीं है तो वह वाक्य नहीं है। सरल वाक्य में सिर्फ एक विधेय होता है, जबकि मिश्र संयुक्त वाक्य में एक से अधिक विधेय होते हैं। तो इस विधेय के कारण ही इस वाक्य की विचार पूर्णता या अर्थ स्पष्टता थी। इस विधेय को हमने यहां ले आया, अब यह स्पष्ट हो गया। तो यह आश्रित उपवाक्य हो गया। और कौन सा आश्रित उपवाक्य? विशेषण आश्रित। उपवाक्य। और यह हो गया प्रधान उपवाक्य। परीक्षा में हमने बताया कि इसे, इस सरल वाक्य को देकर आपको मिश्र वाक्य बनाने को कहा जाएगा, आपने बना लिया। और प्रश्न प्रारूप पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि एक मिश्र वाक्य दे करके
आपको आश्रित उपवाक्य छांटने के लिए भी कहा जा सकता है। तो आपके सामने यह मिश्र वाक्य है, जो विद्वान होते हैं उन्हें सभी चाहते हैं। इसमें आश्रित उपवाक्य क्या हो गया? यह, क्योंकि यह पूरा का पूरा उपवाक्य विशेषण का काम कर रहा है और यह प्रधान उपवाक्य है। अब आपसे कह दिया जाए कि इसी वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे? हमने बताया कि जब वाक्य रचनांतरण करते हैं, वाक्य रूपांतरण करते हैं, तो या तो उसमें कुछ जोड़ते हैं या तो उसमें से कुछ हटाते हैं, तभी बदलाव करते हैं और वाक्य रूपांतरण होता है। इसी सरल वाक्य को हमने मिश्र वाक्य बनाया, अब संयुक्त वाक्य बनाते हैं। देखिए, आपने देखा अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, विचार पूर्णता है, कुछ लोग विद्वान होते हैं। एक सरल वाक्य बन गया, एक साधारण वाक्य बन गया, विचार पूर्णता है यहां पर। लेकिन हमारा विधेय छूटा हुआ है, हमारा विधेय छूटा हुआ है सरल वाक्य का, और इसमें एक और वाक्य हमें अभी जोड़ना है। तो विद्वान के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन दूसरा हिस्सा सभी चाहते हैं वह छूटा हुआ है। आइए जोड़ते हैं इसमें एक और वाक्य। कुछ लोग विद्वान होते हैं और विद्वान को सभी चाहते हैं। कुछ लोग विद्वान होते हैं और विद्वान को सभी चाहते हैं। यहां पर विद्वान को सभी चाहते हैं यह वाक्य भी, और कुछ लोग विद्वान होते हैं यह वाक्य भी, दोनों के दोनों वाक्य क्या हैं? अपने आप में विचार पूर्णता के साथ हैं। इसीलिए यह संयुक्त वाक्य हुआ। एक ही वाक्य जो सरल वाक्य था, हमने उसको मिश्र में भी बदल लिया और यहां संयुक्त वाक्य में भी हमने बदल दिया। अब आपको ध्यान देने की बात है कि हमने आपको अध्याहार के बारे में बताया। क्या इसमें से कुछ हम कर सकते हैं? इस वाक्य को और संकुचित कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं? देखिए, कुछ लोग विद्वान होते हैं और विद्वान को सभी चाहते हैं। यहां पर विद्वान विद्वान दो बार आया है और दो बार आने से थोड़ा सा इसके अर्थ गौरव में कमी महसूस हो रही है। तो इसको हम जरा संक्षिप्त करके देखते हैं, क्या अर्थ स्पष्टता बनी रहती है। अब विद्वान को हम हटा देते हैं और लिखते हैं उन्हें। कुछ लोग विद्वान होते हैं और उन्हें सभी चाहते हैं। आपने देखा अर्थ में कोई अंतर नहीं आया। तो यह अध्याहार से बनाया हुआ संकुचित वाक्य भी, अध्याहार से बनाया हुआ संकुचित संयुक्त वाक्य भी सही है और इसके पीछे जो लिखा गया था वह भी सही था। लेकिन संक्षिप्तता और अर्थ गौरव के लिए हमने क्या किया? इसे और संक्षिप्त कर दिया, इसे संकुचित कर दिया। तो आपने एक उदाहरण से समझ लिया कि हमें कैसे एक सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में और एक सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। परीक्षा में मान लीजिए यही संयुक्त वाक्य दे दे और कह दे सरल वाक्य में बदलिए। कुछ लोग विद्वान होते हैं और उन्हें सभी चाहते हैं, तो कैसे बदलेंगे सरल वाक्य में? विद्वान को सभी चाहते हैं। यह संयुक्त वाक्य दे दे, कह दे कि मिश्र वाक्य में बदलिए, कुछ लोग विद्वान होते हैं और उन्हें सभी चाहते हैं। तो जो विद्वान होते हैं उन्हें सभी चाहते हैं, या अगर यही संयुक्त वाक्य दे तो यहां पर कुछ लगा हुआ है, तो इस कुछ लोग जो के बाद यहां पर कुछ लोग जोड़ सकते हैं आप, या लोग जोड़ सकते हैं। सिर्फ यहां पर लोग जोड़ दीजिए इस वाक्य में। अब देखिए, इस संयुक्त वाक्य
को मिश्र वाक्य में बदलने के लिए आ जाए तो आप कैसे बदलेंगे? कुछ को आप हटा दें, कुछ को आप हटा दें और यहां जो जोड़ दें। जो लोग विद्वान होते हैं उन्हें सभी चाहते हैं, तो इस तरह से यह मिश्र वाक्य बन जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है विद्यार्थियों कि कभी भी हमें वाक्य में अतिरिक्त चीजें नहीं जोड़नी है और ऐसी चीजें हम न हटा दें वाक्य रचनांतरण करते समय जिससे अर्थ अस्पष्ट हो जाए। अर्थ की स्पष्टता बनी रहे, वाक्य में विचार की पूर्णता बनी रहे और जो वाक्य दिया गया है, चाहे यह वाक्य दिया गया हो, चाहे यह वाक्य दिया गया हो, चाहे यह वाक्य दिया गया हो, जो वाक्य दिया गया है उस दिए गए वाक्य को चाहे हम जिस वाक्य में बदलेंगे उसके अनुसार ही बदले हुए वाक्य का भी अर्थ या विचार पूर्णता होनी चाहिए। यही ध्यान रखने की चीज है। और वाक्य रचनांतरण करते समय मैं पुनः कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, ध्यान देने वाली बात यही है कि वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण करते समय हम अनावश्यक को हटाएं और जोड़ना है तो उतना ही जोड़ें जिससे कि विचार पूर्णता और अर्थ स्पष्टता में बाधा न पहुंचे। तो आप एक उदाहरण से समझे। आइए अब हम एक और उदाहरण लेकर के देखते हैं। आपके सामने एक और वाक्य दिया हुआ है, कोहली और रोहित ने शतक लगाया। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि दिए हुए वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, कैसे बदलेंगे आप? सबसे पहले देखिए कि दोनों मिलकर एक ही कार्य को कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक ही कार्य को कर रहे हैं, शतक लगाना, और करने वाले दो हैं, कोहली और रोहित, दो हैं। चूंकि एक ही कार्य दो लोग मिलकर के कर रहे हैं और हमें मिश्र वाक्य बनाना है, दो उपवाक्य बनाने हैं, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य बनाना है, इसीलिए हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का सहारा लेंगे। तो आइए बनाकर देखते हैं। जैसे ही कोहली ने शतक लगाया, जैसे ही कोहली ने शतक लगाया। अब आप देख रहे हैं यह जैसे शब्द आकर के, यह जैसे ही अव्यय शब्द आकर के, अव्यय पद आकर के वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द पद बन जाते हैं। हमने वाक्य की परिभाषा वाले वीडियो में ही आपको पहले बता दिया है। तो यह अव्यय पद आकर के क्या करता है, इस वाक्य में कुछ न कुछ अधूरापन भर देता है। इससे यह वाक्य क्रिया होने के बाद भी अस्पष्ट और अधूरा लग रहा है। तो इसे पूरा करके देखते हैं। जैसे ही कोहली ने शतक लगाया, वैसे ही रोहित ने भी शतक लगाया। अब ध्यान दीजिए, कोहली और रोहित ने शतक लगाया और दूसरे वाक्य में है जैसे ही कोहली ने शतक लगाया वैसे ही रोहित ने भी शतक लगाया। दोनों वाक्य में एक ही विचार है, दोनों वाक्य में एक ही अर्थ है, लेकिन यह मिश्र वाक्य हो गया और यह सरल वाक्य हो गया। यह सरल वाक्य हो गया, यह मिश्र वाक्य बन गया। और यह आश्रित उपवाक्य हो गया, यह प्रधान उपवाक्य हो गया। आश्रित उपवाक्य में भी कौन सा आश्रित उपवाक्य? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। कौन सा? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्योंकि कोहली के क्रिया करते ही, कोहली के शतक लगाते ही रोहित ने भी शतक लगाया, रोहित ने भी अपनी क्रिया की।
तो यह उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य बन गया। आइए अब हम इसे संयुक्त वाक्य में बदल करके देखते हैं। अब अगर इसी वाक्य को आपको संयुक्त वाक्य में बनाने के लिए या बदलने के लिए, रचनांतरण के लिए, रूपांतरण के लिए पूछ दिया जाए परीक्षा में, तो आप कैसे बदलेंगे? ध्यान दीजिए, उद्देश्य दो हैं, कोहली और रोहित, और विधेय एक है। तो आइए बदल कर देखते हैं। कोहली ने शतक लगाया, एक वाक्य बन गया, अर्थ स्पष्ट है, विचार पूर्णता है। और रोहित ने भी शतक लगाया। यहां भी अभी हटा दीजिए। अब देखिए, कोहली ने शतक लगाया और रोहित ने शतक लगाया। कोहली ने, यहां से कोहली लिए हम, शतक लगाया ले लिए, और यहां से रोहित ने लिए और शतक लगाया ले लिए। इस और को उठा करके यहां बीच में रख दिए। कोहली ने शतक लगाया और रोहित ने शतक लगाया। यहां हमने दो सरल वाक्य बना करके, दो साधारण वाक्य बना करके उन्हें जोड़ दिया और जोड़ने के बाद एक संयुक्त वाक्य बना लिया। अब कोहली ने शतक लगाया और रोहित ने शतक लगाया, पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। इसे और सुंदर बनाया जा सकता है संक्षिप्त करके, इसमें कसावट ला करके। कैसे? हमने आपको अध्याहार के विषय में संकुचित संयुक्त वाक्य के बारे में बताया है। आइए देखते हैं बना करके। कोहली ने शतक लगाया और रोहित ने भी। यहां आप मिटा दीजिए इसको। कोहली ने शतक लगाया और रोहित ने भी, अर्थ स्पष्ट है। यह भी, कोहली ने शतक लगाया और रोहित ने भी, यह भी आकर के स्पष्ट कर दिया कि जैसे कोहली ने शतक बनाया है वैसे ही रोहित ने भी शतक बनाया है। अब आप इसे संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। यह संयुक्त वाक्य बन गया बिना दूसरे समानाधिकरण वाक्य में बिना विधेय आए भी। यह संयुक्त वाक्य बन गया और संक्षिप्त होने के साथ साथ सुंदर भी लग रहा है। इसमें अर्थ गौरव भी है, तो संक्षिप्तता और अर्थ गौरव भी इसमें है। तो अध्याहार विधि से हमने क्या किया, इसे संक्षिप्त कर दिया। अब तीनों वाक्यों को पढ़कर देख लीजिए आप। कोहली और रोहित ने शतक लगाया, यह सरल वाक्य का उदाहरण हो गया। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, जैसे ही कोहली ने शतक लगाया वैसे ही रोहित ने भी शतक लगाया। और संयुक्त वाक्य में आप देख रहे हैं कोहली ने शतक लगाया और रोहित ने भी। तो इस तरह से आप वाक्य रूपांतरण करेंगे, वाक्य रचनांतरण करेंगे। यही वाक्य अगर आपको पूछ दिया जाए और कह दिया जाए दिए गए वाक्य को पहचानिए और उसका नाम लिखिए, संरचना के आधार पर इस वाक्य का भेद बताइए, तो आप क्या कहेंगे, यह संयुक्त वाक्य है। तुरंत इसका उत्तर संयुक्त वाक्य लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां दो साधारण वाक्य एक साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह यह वाक्य देकर नाम पूछा जाएगा, आप मिश्र वाक्य लिखेंगे। यह वाक्य देकर नाम पूछा जाएगा, आप सरल वाक्य लिखेंगे। यह वाक्य देकर सरल वाक्य में बदलने के लिए कहा जाएगा, आप बदल देंगे। यह वाक्य देकर के संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए कहा जाएगा, आप बदल देंगे। तो एक ही वाक्य, चाहे वह मिश्र हो, कोई भी वाक्य चाहे वह मिश्र वाक्य हो, संयुक्त और सरल में बदल सकता है। चाहे वह सरल वाक्य हो, मिश्र और संयुक्त में बदल सकता है।
चाहे वह संयुक्त वाक्य हो, वह मिश्र और सरल में बदल सकता है। तो इस तरह से हम वाक्य रचनांतरण करते हैं। विद्यार्थियों, अब आपका वाक्य वाला पाठ पूरा हुआ। आपने क्या क्या पढ़ा? वाक्य की परिभाषा पढ़ी, वाक्य के अंग पढ़े, शब्द और पद में आपने अंतर पढ़ा, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को उदाहरण के साथ आपने बाकायदे समझा। मिश्र वाक्य आश्रित उपवाक्यों के आधार पर संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, आपने उसे जाना। और साथ में यह भी जाना कि आपकी परीक्षा में प्रश्न का प्रारूप क्या होगा, उसे जाना। प्रश्न प्रारूप में वाक्य रचनांतरण कैसे कर सकेंगे आप, उसे आपने समझा। तो इतनी चीज़ों को आपने समझा। इनमें एक क्रम है, आप इसी क्रम में समझ गए होंगे। आप अपने शिक्षक के साथ जब कोई भी पाठ पढ़ें तो हर पाठ, चाहे वह गद्य का पाठ होगा तो चाहे वह कहानी हो, निबंध हो, यात्रावृत्त हो, कोई भी पाठ आपका हो, वह किसी न किसी वाक्य में ही लिखा हुआ है। उसमें सरल वाक्य भी मिलेंगे, मिश्र वाक्य भी मिलेंगे और संयुक्त वाक्य भी मिलेंगे। तो पाठ पढ़ते समय हमेशा उस पर नज़र बनाए रखिए कि जो वाक्य आप पाठ में पढ़ रहे हैं वह सरल है, मिश्र है या संयुक्त है और वह कैसे बना हुआ है। अगर आपको पहचानने में असुविधा होगी तो तुरंत अपने शिक्षक की आप कक्षा में मदद भी ले सकते हैं और फिर पाएंगे कि जैसे ही आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आपके सामने हजारों वाक्य उभर करके चले आ जाएंगे, हजारों उदाहरण आप देखेंगे और इससे बढ़िया आपका दूसरा कोई अभ्यास नहीं होगा। तो पाठ पढ़ते समय पाठ के वाक्यों को जरूर ध्यान में रखेंगे आप। धन्यवाद। मुझे आशा है आप सभी लोग अच्छे से वाक्य को समझ गए होंगे, संरचना के आधार पर उसके भेद को भी समझ गए होंगे। पुनः आभार।